प्रोफेसर सुनीरा कासरीवाल जी उपस्थित हैं। दीदी के साथ सुनीरा जी ने बहुत काम किया है। मैं सुनीरा जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं ताकि वह इस सभा को संबोधित कर सकें। सभा में उपस्थित सभी गुंजन, आदरणीय विदुषी श्रीमती शन्नो खुराना और अन्य गणमान्य उपस्थित कलाकार, विद्वज्जन और संगीत प्रेमी, मेरा बहुत सौभाग्य रहा है कि मैं श्रीमती शन्नो खुराना जी से बहुत सालों से जुड़ी हुई हूँ। मुझे तो लगता है कभी कभी कि मेरा इनसे पिछले जन्म का कोई रिश्ता है। मैं जब बनारस में पढ़ती थी तब मेरी दीदी दिल्ली आ चुकी थी, तो मैं एक बार छुट्टियों में उनके पास आई थी और तब उनके एक फ्रेंड के साथ मैं सबसे पहले आपके घर गई थी। उन्होंने कहा कि तुम म्यूज़िक में कुछ करती हो तो चलो हम आपको इनसे मिलाते हैं। सुजाता जी के साथ मैं आपके आई थी, वो इनकी रिलेटिव थी और आंटी बोलती थी। तब से मैं आपको आंटी बोलती हूँ। तो मेरे लिए श्रीमती शन्नो खुराना बोलना बहुत मुश्किल होता है। मैं हमेशा आपको शन्नो आंटी बोलती हूँ। फिर सौभाग्य से ऐसा हुआ कि मैं जयपुर में संगीत संस्थान म्यूज़िक कॉलेज में व्याख्याता लेक्चरर हुई और आंटी का वहाँ आना हुआ। अंकल का कोई कॉन्फ्रेंस था और आंटी जयपुर आई। उन्होंने मुझे इत्तला की। उस समय इनका नाती सुखद, नमन से छोटा था, सुखद छोटा बच्चा था, मतलब मुश्किल से शायद 1 साल का रहा होगा। उसको लेके आंटी आई हुई थी जयपुर और मैंने इनका एक लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन हमारे संस्थान में रखा। आंटी ने सहर्ष स्वीकार किया और उस बच्चे के साथ वो वहाँ पर लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए आई। मैं उस समय बहुत छोटी थी, ये 82-83 की बात कर रही हूँ मैं। तो मुझे थोड़ा अटपटा भी लगा कि आंटी इस बच्चे को लेके कैसे यहाँ पर प्रोग्राम कर रही है, लेकिन इतनी सहजता से वो बच्चा बैठा था और आंटी ने पूरा लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन दिया। बहुत सारी अप्रचलित रागें, अप्रचलित तालों में कंपोजिशंस और बहुत अच्छा आपका प्रदर्शन रहा। वो याद मेरे दिमाग में अभी तक है। उसके बाद मैं 1985 में दिल्ली यूनिवर्सिटी में आ गई। तब से तो आंटी के घर आना जाना लगातार लगा ही रहता था। 1987 में ऑल वीमेन आर्टिस्ट का एक ग्रुप लेके ये फेस्टिवल ऑफ इंडिया में इन USSR में हुआ था। तब हम लोग मास्को में गए थे और स्त्री एग्जीबिशन की इनॉग्रेशन में हमने मिसेस गोरवाचौक के सामने अपना प्रदर्शन किया था। मैत्री यहाँ बैठी है, हम दोनों वहाँ एक ही कमरे में ठहरे थे। तो वो बातें सब मुझे याद है। 1987 की बात मुझे याद है और राइसा गोरबाचोव ने हमारा प्रोग्राम इनॉग्रेट किया था। उस समय USSR एक पूरा यूनाइटेड राज्य था, इस मतलब देश था। और उसके बाद में फिर आंटी का भैरव से सोहिनी कार्यक्रम शुरू हुआ। वो जो एक आंदोलन था जिसमें इन्होंने सारे वीमेन आर्टिस्ट को लेके जो जोड़ा था, वो कितना बड़ा आंदोलन था और कितनी बड़ी सोच थी आंटी की। तो मतलब मैं उनकी पूरी उससे जुड़ी रही हूँ और मैं बराबर देखती हूँ कि ये कितनी जागरूक महिला हैं और न सिर्फ अपने अधिकारों के लिए इन्होंने कितना वो किया है, संघर्ष किया है, बल्कि समाज की जो महिला कलाकार हैं उनके अंदर कितना एक सम्मान और अपने लिए एक आत्मसम्मान, अपने लिए एक भविष्य को दिखाने का कार्य इन्होंने किया है। ये एक सचमुच हमारे लिए सबके लिए एक इंस्पिरेशन है
आप समझ सकते हैं कि मैं अभी यही सोच रही थी कि आज से 90 वर्ष पूर्व जब वो एक छोटी सी लड़की थी 7-8 साल की, उस समय उनका ये सोचना कि शास्त्रीय संगीत को मैं अपना एक ध्येय बनाऊंगी, मैं अपना गोल बनाऊंगी जीवन में, वो कितना मुश्किल रहा होगा। आज के ज़माने में भी जब स्त्रियां शास्त्रीय संगीत को अपने जीवन में अपना गोल नहीं बना पा रही हैं और कितना संघर्ष आज भी कर रही हैं, सोचिए कि आज से 90 वर्ष पूर्व उन्होंने ये सोच लिया। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि इन्होंने एक रेडियो पर, और पंडित नारायण राव व्यास जो मेरे फादर इन लॉ हैं, उनके गाने को सुन के इन्होंने ये बात सोची कि मुझे ऐसा ही गाना गाना है। और ये बात मेरे को कितनी बार आंटी ने बताई है, मैंने कितने इंटरव्यूज इनके लिए हैं, और हर इंटरव्यू में ये बात कहती है कि वो गाना सुन के मैंने ये सोच लिया कि मेरे को ऐसा ही गाना गाना है। जबकि इनको ये बिल्कुल मालूम नहीं था कि ये कौन सा गाना है, ये शास्त्रीय संगीत है या कोई और संगीत है। और उसके बाद कितना लगातार सीखना, कितने गुरु इनके रहे, और न सिर्फ इन्होंने प्रैक्टिकल फील्ड में महारत हासिल किया, बल्कि इन्होंने रिसर्च किया, राजस्थान के संगीत पर रिसर्च किया। और इनकी बहुत अच्छी पुस्तकें हैं जिसको मुझे रिव्यू करने का सौभाग्य मिला है। आप सब लोगों ने वो देखी होंगी, राजस्थान के संगीत पर है और घरानों पर है। 2 किताबें हैं इनकी। मैं सोचती हूँ शायद वो आउट ऑफ प्रिंट हो चुकी होंगी अभी तक, लेकिन मेरे पास उसकी 2 कॉपीज रखी हुई हैं। और बहुत सारी बातें हैं, अगर मैं कहने लगूँ तो शायद समय कम पड़ जाएगा। विजय शंकर जी जो है वो बता रहे हैं, मैं यहाँ पर बहुत सारी उनकी उपलब्धियाँ हैं, वो सब आप जानते हैं, मैं बहुत सारा नहीं बताना चाहती हूँ यहाँ पर। मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि अभी पिछले ही महीने मैंने आंटी का एक बहुत लंबा इंटरव्यू लिया है, और मैं उसके बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ, क्योंकि वो शायद बात अभी यहाँ पर नहीं हुई होगी। और वो है आंटी ने जो 60s में और 70s में दिल्ली में ओपेराज किए हैं, उनके बारे में। मेरे पास पिछले साल मई में एक फ़ोन आया कि हम एक पत्रिका निकालना चाहते हैं, NSD नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की एक पत्रिका निकलती है रंग प्रसंग, उसमें एक विशेष इशू निकालना चाहते हैं नाटकों पर। और उसके लिए हम श्रीमती शन्नू पुराना का जो ओपेरा पर कंट्रीब्यूशन है उसको दर्ज करने के लिए हम चाहते हैं कि आप उनका इंटरव्यू लें। उस समय मैं मुंबई में थी और काफ़ी बीमार थी, तो मैंने उनसे कहा कि देखिए मैं शायद नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मैं अभी दिल्ली में भी नहीं हूँ, और फ़ोन पे इतनी लंबी बात करना। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप जब दिल्ली आएँ करिए, हम आपका इंतज़ार करेंगे। वो इंतज़ार करते करते इतना लंबा हो गया कि 1 साल पूरा हो गया, और पिछले मई में, मतलब अभी इस मई में 2024 में मैं उनका इंटरव्यू लेने के लिए उनके घर गई। लेकिन इस दौरान मैं ये सोचती रही कि मैं आंटी को पिछले 40-45 वर्षों से जानती हूँ, लेकिन कभी भी मैंने उनके मुंह से कोई ओपेरा के बारे में इतनी विशेष बातें नहीं सुनी है, और ना ही मैंने कभी इतना जाना कि उन्होंने ओपेरा में इतना बड़ा कोई कंट्रीब्यूशन किया है कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की कोई एक विशेषांक निकल रहा है जिसमें कि उनका योगदान दर्ज करने के लिए इतनी वो मतलब मेरे से चिरौरी कर रहे हैं, मेरे लिए इतने महीने रुके हुए हैं। तो मुझे भी अंदर से बहुत उत्सुकता थी कि मैं जानना चाहती थी कि ये ऐसी क्या बात है कि जो मेरे सामने अभी तक नहीं आई है। मैंने आंटी से कई बार फ़ोन पे बात की थी, आंटी को मालूम था कि मैं आ रही हूँ। आंटी ने मेरे लिए गाड़ी भेजी कि तुम गाड़ी में आओगी, और जब मैं वहाँ पहुँची तो मैंने घंटी बजाई, तो मैं दंग रह गई कि दरवाज़ा आंटी ने खोला। मैं 1 मिनट के लिए अवाक रह गई कि आप सोच सकते हैं कि इतनी उम्र में जब हम मतलब एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि कोई बिस्तर से उठता होगा, चलता होगा, वो आके किसी के लिए दरवाज़ा खोले। बट शी वॉज सो एक्साइटेड, मतलब वो इतनी एक्साइटेड थी, वो बच्चों की तरह शी वॉज एक्साइटेड, लाइक
और वो मतलब इतनी इतनी भरी, मतलब इतनी सारी बातें उन्होंने नोट डाउन कर रखी थी, पेन डाउन कर रखी थी कि मुझे खुद आश्चर्य हुआ कि ये इतना उत्साहित है। हम अंदर जाके बैठे, आंटी इतनी सुंदर लग रही थी और इतनी अच्छी तरह साड़ी पहन के और बिल्कुल बढ़िया से एकदम लग रही थी आंटी। मैं उनको देखती रह गई, मैं भी काफ़ी सालों बाद उनको देख रही थी। और फिर उनकी जो उन्होंने बातें अपने ओपेरास के बारे में बताई, मतलब इन्होंने 5 ओपेरा किए और उसके लिए पूरा कंपोजिशन, सारे कंपोजिशन इन्होंने किए हैं और उसमें जो भाव डाले हैं उसके लिए उन्होंने एक्टिंग की है, उसके डायलॉग्स, तो वो सारी जो बातें उन्होंने बताई मुझे ओपेरा की, तो मुझे आश्चर्य हुआ कि हम शास्त्रीय संगीत के लोग इतने अनभिज्ञ हैं उनके इस योगदान से। मैं सोचती हूँ कि एक बार जोरदार ताली आंटी के लिए। और ये जो 5 ओपेरा हुए हैं, मैं सोचती हूँ कि शायद यहाँ पर जो आप बैठी हैं, मैं नाम तो नहीं जान पा रही हूँ आपका, लेकिन आपने ज़रूर देखे होंगे। जो 60s में और 70s में हुए हैं, मेरा ये सौभाग्य नहीं हुआ कि मैंने आंटी का कोई भी ओपेरा देखा, लेकिन उसमें उन्होंने हर ओपेरा में उन्होंने 25, 30, 40 और यहाँ तक 70, 80 रागों का प्रयोग किया। और उस ज़माने में जब दिल्ली में कोई शास्त्रीय संगीत का कोई एटमॉस्फेयर नहीं था, तो उस समय उन्होंने ये एक माध्यम बनाया ऑडियंस को शास्त्रीय संगीत सुनाने का, समझाने का, रागदारी सुनाने का, किसी तरह से उनके कान में रागदारी पहुँचे, उसके लिए उन्होंने ये माध्यम बनाया। और ये उन्होंने अपने शब्दों में मुझे बताया कि मेरा उद्देश्य मात्र ये था कि जो ऑडियंस है वो इन शास्त्रीय संगीत के रागों को सुने, समझे। और फिर उसके बाद ये हुआ कि उनकी बंदिशें क्योंकि शास्त्रीय संगीत पर आधारित थी, इसलिए वो गाने इतने प्रचलित हो गए कि वो लोग गाने लगे और इस तरह से रागों की छोटी छोटी बंदिशें लोगों के पास पहुंच गई। मैं सोचती हूँ एक बहुत बड़ा योगदान आंटी का रहा है। शास्त्रीय संगीत में तो आंटी ने बहुत योगदान किया है, हम सब जानते हैं, लेकिन ओपेरा सिंगिंग में भी, ओपेरा प्रस्तुतिकरण में भी एक बहुत बड़ा एक योगदान रहा उनका। और फिर उसके बाद आंटी के बाद फिर किसी ने ओपेरा में कोई योगदान नहीं दिया, ये भी एक दुख की बात है। लेकिन ये एक बड़ी बात है कि हमारी शास्त्रीय संगीत की एक गायिका ने इसलिए ये बीड़ा उठाया है योगदान देने का, कार्य करने का, ताकि लोगों तक शास्त्रीय संगीत पहुँचे। और इन्होंने इस बात पर बहुत अमल किया। और भी बहुत सारी बातें हैं जो कि की जा सकती हैं, लेकिन मैं आंटी को हमेशा देखती रही हूँ, वो बहुत ही जुझारू उनका व्यक्तित्व है, वो बहुत ही मेथोडिकल है और अभी भी अपनी एक अपॉइंटमेंट बुक रखती हैं जिसमें सारे अपॉइंटमेंट्स लिखे रहते हैं। जब भी हम उनसे पूछें कि आंटी हम आपके पास आएँ, तो वो ये कहती है, सुनीरा 1 मिनट में अपनी डायरी देख लो। सब लोग यहाँ पर जो उनसे बातचीत रखते हैं, जो उनके स्टूडेंट्स हैं, वो इस बात से सहमत होंगे कि वो हमेशा एक अपॉइंटमेंट में डायरी में रखती हैं और उस डायरी से वो पूरी तरह वाकफियत रखती है, मतलब उस पर अमल करती है। ये नहीं है कि एक डायरी बना ली है और उसमें लिख दिया है और फिर किसी को भी कोई भी समय दे दिया है, नहीं, वो उस समय पर स्टिक करती हैं और उसका इंतज़ार करती हैं पूरी तैयारी के साथ। और बड़ी ही अच्छी तरह से वो अपना घर रखती हैं। मैंने कभी उनका घर अव्यवस्थित नहीं देखा, चाहे मैं कभी सवेरे पहुंच जाऊं या कभी रात में पहुंच जाऊं। वो एक बहुत ही अच्छी गृहिणी रही हैं और उन्होंने न सिर्फ एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी माँ का रोल निभाया, बल्कि एक अच्छी नानी और दादी का भी रोल निभाया है, या और अभी तक निभा रही हैं। आपसे बहुत कुछ हमें सीखना है आंटी, और हम आपकी तरफ हमेशा देखते हैं, इंस्पिरेशन लेते हैं। और मैं आपके चरणों में बारंबार नमस्कार करती हूँ और मैं आपको बहुत बहुत
मैं तो बहुत छोटी हूँ, आपका आशीर्वाद चाहती हूँ, लेकिन बहुत कामना है कि आप इसी तरह से हमको इंस्पायर करती रहें, बहुत स्वस्थ रहें और बहुत अभी आपको और बहुत काम करना है। शब्दों के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ अपने भाई विजय शंकर जी का और स्पेशली डॉक्टर ऋचा जैन का, जिसने कि सबसे पहले मुझे फ़ोन करके बताया कि ऐसा कार्यक्रम होने जा रहा है और मेरी बातों को इतने ध्यान से सुनने के लिए आप सब लोगों का भी धन्यवाद देती हूँ। निवेदिता स्टेज पे बैठी हैं, मैं उनसे माफ़ी मांगती हूँ, आपको इतना मैंने वेट करवाया। थैंक यू, नमस्कार। जी मंच पर आ गई हैं, बहुत देर से इंतजार कर रही हैं। संक्षिप्त में इनका परिचय, बहुत अच्छी गायिका हैं, पूरे देश में गा रही हैं, राष्ट्रीय स्तर की कलाकार है और बहुत अच्छी अध्यापिका हैं। 35 साल पहले जब हम और अख्तर भाई आपस में मिले थे तो हम दोनों जवान हुआ करते थे। ये अभी भी जवान है, मैं बूढ़ा हो गया। तो एक ताली अख्तर भाई के लिए भी। श्री दामोदर लाल घोष, इनके साथ इनकी शिष्या मोनिशा बनर्जी है मंच पर। जी, मेरा समय शुरू होता है अब, लेकिन इसी समय में मैं कुछ उद्गार भी प्रकट करना चाहती हूँ। मुझे लगता है मेरी आवाज़ सुन रही है ना सबको, या थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाऊं? थोड़ा सा वॉल्यूम वोकल्स का। सम सोसाइटी फॉर एक्शन थ्रू म्यूजिक, जैसे अभी पंडित विजय शंकर मिश्र जी ने बताया कि संघर्षशील कलाकारों को मंच देने का एक ये ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी ही एक संस्था संगीत संकल्प डॉक्टर मुकेश गर्ग ने जो खड़ी की थी और आज चल रही है। संयोगवश डॉक्टर मुकेश गर्ग का 28 अगस्त को देहावसान हो गया, उनको श्रद्धांजलि नमन। In my humble opinion, Dr. Shanok Khurana ji is a true music activist. She is a singer, composer, actor, music director, researcher, author, teacher, organizer. और सब संगीत के लिए। कोविड टाइम में पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला ने सर्वकाल म्यूजिक सोसाइटी कैलगरी कनाडा के साथ मिलकर ऑनलाइन एक संवाद सीरीज करने की सोची कि पंजाब के शास्त्रीय संगीतकारों के साथ संवाद किया जाए। पंजाब में बहुत बड़ी परंपरा है शास्त्रीय संगीत। When we were looking for some female artists, बहुत कमी लगी। गायिकाएं तो बहुत थी, लेकिन पार्टीशन के टाइम पर माइग्रेट कर गई। फिर एक नाम शन्नो जी का उठा और लगा एक ही नाम काफी है। She is a Punjabi, hailing from a Punjabi family and a matter of great pleasure for the whole Punjabi community, of course for the whole India, लेकिन Punjabi community. When at the age of 18-19, I cleared the audition for classical music from All India Radio Jalandhar. I'm talking about 87-88, 1987-88. मुझे ज्ञात हुआ कि पंजाबी मूल की मैं पहली महिला कलाकार हूँ, शास्त्रीय गायिका, जो ऑल इंडिया रेडियो जालंधर से ऑडिशन क्लियर कर पाई। तो इतना लंबा समय लगा पार्टीशन के बाद, लेकिन अब बहुत खुशी की बात है कि पंजाब में बहुत गायिकाएं आगे आ रही। Today I also feel that I am a part of our musical family, feeling honored. खैर 3-4 मिनट गुजर गए, लेकिन बाकी वक्त को गाने में लगाऊंगी। शुरुआत करूंगी पंजाबी की एक बंदिश, क्योंकि अगर ब्रज, अवधी, भोजपुरी इन भाषाओं को, इन बोलियों को छोड़ के देखें तो सबसे ज्यादा ख्याल फिर पंजाबी भाषा में। बहुत लंबी परंपरा है। ये ख्याल आपको समर्पित मेरे गुरु प्रोफेसर तारा सिंह जी की रचना कि राग नंद में कि तू ता साडी पीड़ न जानी, तू ता साडी
पीड़ न जानी सज्जन अलबेले मन दे भंवरे निर्मोही अभिमानी। और इसके बाद एक फिर बंदिश मारूंगी हाथ में, वो मेरे दूसरे गुरु जी पंडित गणेश प्रसाद जी शर्मा की रची हुई। मैं 3 मिनट की रिकॉर्ड बहुत सुनूंगी। पंजाबी जी। ढूंढा साड़ी पीड़ न जानी, ढूंढा साड़ी पीड़ न जानी, ढूंढा साड़ी पीड़ न जानी। थोड़ा वोकल्स बढ़ा दें। ढूंढा साड़ी पीड़ न जानी, ढूंढा साड़ी पीड़
के बिना सदरी रैन मोहे तरपत भी नारायण